हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े फ्रॉम बालाघाट। दोस्तों, आज मैं आपको बायोलॉजी का बहुत ही धांसू टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने कल आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, जिसके आगे का टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर आप मेरे सब्सक्राइब वाले रेड बटन को प्रेस करके, रेड आइकन को प्रेस करके बाजू वाले घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक धांसू धांसू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पाचन तंत्र में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। दोस्तों, हम सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पाचन क्रिया में हमारे शरीर के सारे अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम चिकन बनाते हैं तो उसमें मिर्ची, मसाला, नमक, तेजपान सभी की समान भूमिका होती है। या पनीर बनाते हैं, या मटर पनीर बनाते हैं, या हम छोला भटूरा बनाते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, एवरीथिंग एनीथिंग, तो उसमें एक भी अगर तत्व कम हो जाता है तो हमारे भोजन का स्वाद हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम जो भी भोजन खा रहे हैं और वो हमारे शरीर में प्रॉपरली पच नहीं रहा है, मतलब कि पाचन तंत्र का कोई अंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारी जिंदगी झंड है दोस्तों, हमारा जीना बेकार है। क्योंकि हमारी पाचन क्रिया अगर अच्छी नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए और चंगा रहने के लिए पाचन का तो दोस्तों, हमें भोजन अच्छे से अच्छा और संतुलित बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, और साथ ही साथ हम जितने स्वस्थ रहेंगे हमारे जीवन में हम उतनी प्रगति करेंगे। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड पाचन क्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण अंगों के ऊपर बहुत से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, ये वनडे एग्जाम, पीईबी, पुलिस कांस्टेबल, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्रुप 5 की एग्जाम जो आ रही है, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यकृत के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में कि हु इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में इसका भार भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, इसका भार जो होता है दोस्तोों, वो 1.5 से 2 kg होता है, यानी कि 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। इसके बाद में दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यकृत के द्वारा ही पित्त रस का स्रावण होता है, यकृत के द्वारा ही बाइल डक्ट का सेक्रेशन होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका है कि हमारे भोजन जब हमारे आहार नाल के द्वारा पेट के अमाशय या स्टोमच में पहुंचता है तो वहां पर HCl का सेक्रेशन होता है। उसके बाद भोजन हमारा छोटी आंत में चला जाता है और लास्ट में बड़ी आंत में चला जाता है। तो दोस्तों, बताने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंतें पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कम होती है, यानी 1.5 मीटर होती है। इसके अलावा दोस्तों, यकृत द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है, तो यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो जैसे ही भोजन हमारे आमाशय से छोटी आंत में जाता है तो वहां पर यह पित्तरस जाता है, कहां पर? छोटी आंत में, और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, छोटी आंत में इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन में क्या करते हैं? प्रोटीन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और वसा को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो आंतें होती है, 2 आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, 6 से 7 मीटर होती है। बड़ी आंत जो होती है दोस्तों, उसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। इसके अलावा छोटी आंत में क्या होता है? हमारे भोजन में वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, और बड़ी आंत में जो है भोज्य पदार्थों को
भोज्य पदार्थ के जल और नमक को अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी आंत के बाद भोजन जो है वो बाहर कर दिया जाता है एनस के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यकृत जो होता है यह प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो लीवर होता है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों को टाइफाइड होता है या पीलिया होता है तो सबसे ज्यादा उनका अफेक्टेड अंग होता है यकृत। इसीलिए पीलिया और टाइफाइड वालों को दाल रोटी खाने की सलाह दी जाती है दोस्तों, क्योंकि दाल रोटी इज ए लाइटली फूड, ये बहुत ही हल्का भोजन होता है। बिना कोई मचमच के, बिना कोई प्रॉब्लम के यकृत को बिना कोई मेहनत किए खाना पच जाता है दोस्तों। इसीलिए टाइफाइड वालों को खिचड़ी और दाल रोटी खाने को कहा जाता है। तो यकृत का काम क्या होता है? यकृत का काम होता है दोस्तों, यह प्रोटीन के पाचन में सक्रिय भूमिका निभाता है। और जब हम प्रोटीन को पचाते हैं तो अमीनो अम्ल बनते हैं, जिससे अमोनिया गैस बनती है जो यूरिया के माध्यम से यूरिन से बाहर निकल जाती है। अब हमारे यकृत के द्वारा बिलिरुबिन वर्णक जो होता है, जो कि भोजन के पाचन के पश्चात बनता है, उसे अवशोषित नहीं किया जाता, जिसके कारण वो मूत्र से निकलने लगता है। और बिलिरुबिन वर्णक जो होता है वो पीला होता है, इसलिए मूत्र भी पीला दिखाई देता है और लीवर जो है उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि यकृत जो होता है दोस्तों यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो लोगों को टाइफाइड होता है दोस्तों उन्हें अंडा मछली खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उनका भोजन पचेगा नहीं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत जो होता है ये रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को, जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पौधों की पत्तियों में बनाया जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं भाजी पालक साग सब्जी के साथ, जिसे आलू खाए तो हमने कार्बोहाइड्रेट लिए। तो दोस्तों उसके उपापचय के अंतर्गत यकृत जो होता है वो रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका यानी हिपेटिक सेल में संचित कर लेता है। तो ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत क्या करता है, यही संचित ग्लाइकोजन यानी जो हम ग्लूकोज खाते हैं उसे यकृत ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसी ग्लाइकोजन को खंडित करके वापस से ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों यकृत। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि बाइल डक्ट को सेक्रेट करती है। इसके अलावा दोस्तों ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर लेता है। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। ये वसा को कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को वसा दोनों को एक दूसरे में बदलने में उपयोगी होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको फाइब्रिनोजेन के बारे में बताऊंगा। फाइब्रिनोजेन जो होता है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन यह एक ऐसा प्रोटीन होता है दोस्तों जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले उस प्रोटीन का नाम क्या है जो रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का जो होता है यह रक्त के थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इस प्रोटीन का जो उत्पादन है यानी रक्त के थक्का जमने के लिए जो प्रोटीन जिम्मेदार है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और इस प्रोटीन का जो उत्पादन है दोस्तों, जो प्रोडक्शन है वो यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिपैरिन की। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है वो कभी जमता है क्या? नहीं जमता। तो मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वह कौन सा प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाया जाता है जो बहते हुए रक्त को थक्का जमने से रोकता है। तो दोस्तों ऐसे प्रोटीन का नाम है हिपैरिन आपको मैंने बताया था। इसके अलावा दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो लौह यौगिक पाया जाता है उसे हीमेटिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। मैंने कल आपको आरबीसी बताया था दोस्तों, मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है वो मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है दोस्तों ब्लड में प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है उसमें आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 90% ब्लड जो होता है उसमें 90% जो होता है वो ब्लड जो होता है उसमें
60% जो होता है दोस्तों प्लाज्मा होता है और 40% जो होता है वो अदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाकी चीज़ें होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है। तो दोस्तों जो आरबीसी होती है इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। तो जब ये मरती है या नष्ट होती है तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो यकृत के द्वारा ही किया जाता है, यानी यकृत में ही ये नष्ट होती है, यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है, यही लिखा है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा यानी कि आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लौह हमारे हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण अंग होता है। लौह यानी कि आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा कॉपर भी हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। कॉपर जो होता है ये सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यौगिक विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे विटामिनों के बारे में पढ़ा होगा, जिसके बारे में मैं आगे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। तो हमारा जो लीवर होता है वो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा दोस्तों ये भोजन में जहर या पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के जांच के कारणों की जांच में यकृत की महत्वपूर्ण एक सुराग होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग क्राइम अलर्ट देखते होंगे या फिर अगर आप सीआईडी देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों को जहर देकर मारा जाता है उनका शरीर पीला पड़ जाता है। उसका कारण यही होता है दोस्तों, उनका लीवर जो होता है वही उसके इस बात का सुराग होता है कि मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु जहर के कारण हुई या सुसाइड के कारण हुई या मर्डर के कारण हुई या गला घोटने से हुई, जो भी है। तो दोस्तों अगर जहर वाला रीजन है तो उसके लिए यकृत की जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको पित्ताशय के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों पित्ताशय, पित्त के द्वारा निकलने वाले रस को पित्ताशय जो होता है दोस्तों इसे गाल ब्लेडर कहा जाता है। तो गाल ब्लेडर जो होता है, पित्ताशय जो होता है, यह एक नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है। तो दोस्तों ये पित्ताशय जो होता है, गाल ब्लेडर, यह पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। तो दोस्तों इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि पित्ताशय जो होता है यह क्या होती है, नाशपाती के आकार की। पित्ताशय जो होता है दोस्तों ये नाशपाती के आकार की, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। पित्ताशय जो होता है दोस्तों ये नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा रचना होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आता है। कहां से निकलने वाला? यकृत से। तो ये यकृत यानी लीवर से जो पित्तरस निकलता है दोस्तों वो कहां जाता है? इस नाशपाती के आकार यानी पित्ताशय में जाता है, जिसे गाल ब्लेडर कहा जाता है दोस्तों। और यहां से पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। कहां से आता है? पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय से गिरना प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। तो पित्त रस जो होता है दोस्तों जो कि इस यकृत के द्वारा आता है और इस गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में जाता है, वो जो पित्त रस होता है दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है दोस्तों, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। इसके अलावा पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पित्तरस यानी कि जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है पित्तरस, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह वसाओं के इमल्सीकरण को करता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वसा का इमल्सीकरण क्या होता है। वसा के ग्लोब्यूल्स का टूटना छोटे छोटे भागों में, और जिसके द्वारा वसा के छोटे छोटे अणुओं का ग्लोब्यूल्स का टूटना जो होता है इसे ही वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है, जिससे वसा के अणु जो है छोटे भागों में टूट जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पित्त रस या बाइल जूस के द्वारा यह आंत का क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे आंत की क्रमानुकुंचन की गतियां बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस जो है वो भली भांति मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यह विटामिन के तथा वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। तो दोस्तों जब यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो है वो जाकर के गाल ब्लेडर में पहुंचता है तो इससे क्या होता है, अन्य विटामिनों के, विटामिन के और वसा में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत
कोशिकाएं रुधिर बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे ही पीलिया कहा जाता है दोस्तों। जब इस लीवर से आने वाली जो नली है वो ब्लॉकेज हो जाती है या पित्त वाहिनी जो होती है, जो कि लीवर से आने वाली जो नली होती है वो ब्लॉकेज अगर हो जाती है दोस्तों, तो हमारे शरीर की जो यकृत कोशिकाएं होती है वो बिलिरुबिन यानी कि रक्त से बिलिरुबिन नामक पदार्थ को लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है और इसे पीलिया कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए पीलिया में कहा जाता है दाल रोटी खाओ, हल्का भोजन खाओ, खुश रहो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको अग्नाशय बताने वाला हूं, लेकिन अब हम पीडीएफ पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने पित्ताशय के बारे में डिस्कस किया चित्र के माध्यम से। पित्ताशय को गाल ब्लैडर कहा जाता है। पित्ताशय जो होता है ये नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा रचना होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है, यकृत जो होता है वो ऊपर में होता है, वहां से निकलने वाला पित्तरस जब नाशपाती के आकार के थैली यानी पित्ताशय में पहुंचता है गाल ब्लैडर में, तो पित्ताशय में पित्त जो है वो पक्वाशय से पित्त नलिका के माध्यम से आता है। कैसे आता है? पित्त नलिका के माध्यम से आता है और पीलिया में यही पित्त नलिका ब्लॉकेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा पित्त का पक्वाशय में गिरना यानी वो पित्तरस का पक्वाशय में पहुंचना यानी कि भोजन की छोटी आंत के पहले पहुंचना प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पित्तरस का पीएच मान पूछा जाता है। तो दोस्तों पीएच पित्तरस जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा मात्र 12% होती है दोस्तों। इसके अलावा पित्तरस के प्रमुख कार्य भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा दोस्तों। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिसे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा के इमल्सीकरण के लिए कौन सा रस उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बाइल जूस जो होता है, बाइल डक्ट से जो निकलने वाला बाइल जूस जो होता है, यह वसा के इमल्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। द बाइल जूस इज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके अलावा दोस्तों यह आपकी क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल सके। इसके अलावा यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों को अवशोषणों में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर, इसी पित्त वाहिनी में जिसके माध्यम से यकृत से पित्तरस आता है गाल ब्लैडर में, पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन जो होता है यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे अग्नाशय की। अग्नाशय जो होता है पैंक्रियाज होते हैं, यह इसे इंग्लिश में पैंक्रियास कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। इस फैक्ट को कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसका नाम पैंक्रियाज या अग्नाशय होता है। यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है दोस्तों। इसके अलावा इससे जो रस निकलता है उसे अग्नाशयी रस कहा जाता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण तथा एंजाइम होते हैं, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। यानी इससे निकलने वाला जो अग्नाशयी द्रव रस होता है वह भी क्षारीय होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिका। तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो दोस्तों यह अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसमें बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकान एवं गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है दोस्तों। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं या आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, इसे ही अग्नाशय का यह एक भाग होते हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस की खोज किसने की? तो लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री यानी कि मेडिकल साइंटिस्ट ने की। इसके अलावा दोस्तों इसमें
बीटा कोशिकाएं जो होती है इनसे इंसुलिन का स्रावण होता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीटा कोशिकाएं किसका स्रावण करती है, इंसुलिन का स्रावण करती है। अल्फा कोशिकाएं जो होती है दोस्तों ये ग्लूकान का स्रावण करती है, और गामा कोशिकाएं जो होती है ये सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, गामा यानी सोमेटोस्टैटिन। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते बात करूंगा मैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं दोस्तों। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही कड़क और इंपॉर्टेंट और धांसू और धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लेना कि अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, तो इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिक व चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। तो दोस्तों दुनिया में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा के एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, और 1922 में दिया गया था पहली बार। तो दोस्तों यह जो इंजेक्शन था यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में जाता है, उससे ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम होता है इंसुलिन हार्मोन्स का। तो अगर इंसुलिन का स्रावण कम होता है आपके शरीर में तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी हो जाती है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत परेशानी होती है दोस्तों। आपको नहीं पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो बी सेफ एंड सुबह उठकर आप रनिंग पे जाइए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा सुबह सुबह घूमिए फिरिए, इससे आप मधुमेह से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूं कि हमारे इस वर्ल्ड में 14 नवंबर के दिन दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, और हमारे देश में इसी दिन बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को चिल्ड्रंस डे की एडवांस में बधाइयां, और विश्व मधुमेह दिवस पर यह संदेश कि प्रातः में उठिए, सुबह सुबह घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, और हमेशा जो है अच्छे से अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, ताकि आप मधुमेह के रोगों से बचे रहें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट बता दूं कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे भी है। तो जो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है मैं उसे यहीं से हैप्पी बर्थडे टू यू कहता हूं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है। तो दोस्तों रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना मधुमेह कहलाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में जाता है, और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसे क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब जब इंसुलिन का स्रावण कम होता है दोस्तों, तो हमारे द्वारा खाया गया जो खाना होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है। इसीलिए फिर बोला जाता है कि तुम मीठा ना खाओ, रसगुल्ला ना खाओ, ऐसा वैसा अमका ढमका। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसे ही मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। तो दोस्तों जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ही डायबिटीज कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों ग्लूकोज के द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में न बदलना ही डायबिटीज कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों इंसुलिन के अतिस्रावण से, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होती है, अतिस्रावण होता है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लूकोन होता है, ग्लूकोन यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों जो ग्लूकोन जो होता है ये इंसुलिन से विपरीत कार्य करता है, यानी कि यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा दोस्तों जो सोमेटोस्टैटिन जो एंजाइम होता है, यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होता है दोस्तों, सोमेटोस्टैटिन यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा भोजन जो होता है वो लेट एब्जॉर्ब किया जाता है। और सोमेटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन होता है दोस्तों, एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी टेबल है दोस्तों, जिसमें मैं पूरा आपको पाचन का सारांश बताने वाला हूँ। तो बिना नजर हटाए
आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी और कंपटीशन एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप पछताओगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो होता है दोस्तों, जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में सबसे पहले तो हम भोजन को मुंह में लेते हैं, उसके बाद उसे चबाते हैं, उसके बाद में जो हमारे भोजन के मुख में जो 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों, उसमें लार को प्रॉपरली मिलाती है, उसके बाद में भोजन का जो पाचन है वो लार से ही चालू हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो लार जब मिलती है तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो भोजन होता है दोस्तों वो पचना वहीं से चालू हो जाता है और भोजन को मुंह में लेना ही अंतर्ग्रहण या इंगेशन कहलाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारी लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। उसके बाद में जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद में जो भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है दोस्तों, वो हमारे आमाशय में चला जाता है आहार नाल के माध्यम से। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वहां पर जाने के बाद में वहां पे 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन, और रेनिन का काम होता है दूध का पाचन। इसके बाद में वो भोजन कहाँ चला जाता है दोस्तों, अग्नाशय रस में चला जाता है। अग्नाशय रस में क्या होता है, अग्नाशय रस जो होता है दोस्तों, अग्नाशय रस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि अग्नाशय रस जो होता है यहाँ पर इसे पेंक्रियास कहते हैं, जहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है, जहाँ पे इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। यहाँ पे 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, एमाइलेज के द्वारा मंड का पाचन होता है और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम लाइपेज के द्वारा किसका पाचन होता है, तो वसा का पाचन होता है। और पूछा जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन के द्वारा किसका पाचन होता है, तो केसिन का पाचन होता है। केसिन क्या है, तो दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार की वसा है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। माल्टेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है, तो माल्टोज शर्करा का पाचन होता है। और मंड का पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, तो ये सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इसके अलावा दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है और इसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं मल्टीपल तरीके से। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, टाइलिन और माल्टेज। इसके अलावा जठर रस में मुख्य रूप से कितने एंजाइम पाए जाते हैं, यानी हमारे आमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन जो है वो दूध के प्रोटीन को पचाता है। इसके अलावा जो अग्नाशय होता है दोस्तों, इसमें तीन एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और लाइपेज। 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसके अलावा जो आत्रीय रस होता है दोस्तों, इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पाचन का सारांश पढ़े। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे देखिए कि जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइलिन एंजाइम जो है वो मंड को काय में बदलता है, तो माल्टेज में बदलता है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि मंड को माल्टेज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। तो ये इस टेबल को आपको पूरा रट लेना है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि हमारे भोजन के पाचन में अग्नाशय रस में वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, तो लाइपेज होता है दोस्तों। वैसे ही एमाइलेज जो होता है ये मंड को शर्करा में बदलता है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद वाले लेक्चर में दोस्तों मैं आपको बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं अब आपको परिसरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही नोट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मानव शरीर में पुच्छ जो होती है वो वृद्धांत्र में संलग्न होती है, मतलब कि जो हमारी आंत का बड़ी आंत जहाँ समाप्त होती है वहीं पर आपकी पूछ जो है वो शुरू होती है, जो कि हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में जब मैं आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड दीपावली की ढेरों ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।